हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है और जैसा कि अभी डायलिसिस इंटरव्यूज़ के जो एमसीक्यू रिलेटेड सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि ये तीसरी सीरीज़ है। मेरा बस आपसे यही कहना है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जब आप ऐसा करते हो तो मुझे मोटिवेट होकर और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है और मैं और अच्छा करने के लिए प्रेरित होती हूँ। तो अपने साथ को और मोटिवेशन को बनाए रखें और देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे और हाँ, एक चीज़ कहनी है कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने सबके लिंक दे दिए हैं, तो आपको जो भी वीडियोस देखने हो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे अदर वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डायलिसिस रिलेटेड amyloidosis कैन अपेयर देन सिम्टम अकर लाइक कार्पल टनल सिंड्रोम, बोन सिस्ट, आर्थराइटिस एंड सर्वाइकल। ये सर्वाइकल के बीच में कॉमा नहीं लग पाया तो थोड़ा मैनेज करिएगा। एंड स्पंडाइलो आर्थ्रोपैथी, जिसको कि हम जॉइंट डिजीज़ भी कहते हैं, ड्यू टू, मतलब कि अगर डायलिसिस रिलेटेड एमाइलोइडोसिस होता है तो कुछ सिम्टम्स अपेयर होते हैं, जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम, बोन सिस्ट, आर्थराइटिस और सर्वाइकल भी, और साथ में स्पंडाइलो आर्थ्रोपैथी, जिसको कि हम जॉइंट डिजीज़ भी बोलते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एमाइलोइडोसिस होता क्या है। तो ये क्या है कि एक एबनॉर्मल प्रोटीन है। ठीक है, ये एबनॉर्मल प्रोटीन जनरली बॉडी में बिल्ट नहीं होती है, लेकिन ये कहाँ कहाँ मिलेगी अगर किसी को हो जाता है। ये रेयर मतलब होती है ये प्रॉब्लम, लेकिन अगर ये कभी हो जाती है तो ये जनरली कहाँ देखने को मिलती है? एमाइलोइडोसिस मतलब एबनॉर्मल प्रोटीन, ये मिलती है आपको, किडनी को इफ़ेक्ट देती है, ये हार्ट को इफ़ेक्ट देती है, लिवर को भी देती है, स्प्लीन को भी देती है, और साथ में ये क्या करती है, एब्डोमेन में भी और कई सारे एक दो ऑर्गन और है वहाँ पर ये इफ़ेक्ट देती है। ठीक है, जनरली ये बॉडी में आपको फाइंड आउट नहीं होती है, लेकिन इतने अगर हो जाती है तो इन ऑर्गन्स को ये इफ़ेक्ट देती है जो मैंने बताए हैं आपको। ठीक है, अब ये होता क्यों है? ये मतलब किडनी वाले पेशेंटों को ये एमाइलोइडोसिस क्यों होती है? तो इसका सीधा सिंपल सा मैं अगर आपको बोलूँ एक आंसर है कि देखिए ये क्यों होती है। इसका आंसर है, अ पेशेंट ऑन हीमोडायलिसिस फॉर मैनी ईयर्स। अगर कोई पेशेंट हीमोडायलिसिस पे बहुत सालों से है तो ऐसे पेशेंट को क्या होता है कि ये प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इंट्राजुगुलर कैथेटर विल वर्क फॉर हीमोडायलिसिस इफ स्ट्रिक्ट एसेप्टिक स्किन केयर टेक्निक इज प्रैक्टिस एंड फिस्टुला इज नॉट अवेलेबल। देखिए, अगर किसी पर्सन को क्या, कोई भी पेशेंट जिसको कि फिस्टुला नहीं बना हुआ है और उसको इंट्राजुगुलर कैथेटर पड़ा हुआ है, ठीक है, और उस इंट्राजुगुलर कैथेटर को स्टाफ भी बहुत अच्छे सेप्टिक तरीके से उसको मैनेज कर रहा है, मतलब सफाई वगैरह कर रहा है, साथ में पेशेंट भी उसकी बहुत अच्छी केयर कर रहा है, तो ऐसी सारी टेक्निक अपनाने के बावजूद भी ये इंट्राजुगुलर जो कैथेटर पड़ा हुआ है वो कितने दिन तक या कितने महीने तक या कितने हफ्ते तक काम कर सकता है? तो इसका सीधा आंसर है बी, 2 to 6 वीक। ओके, नेक्स्ट, ये तो सभी को लगभग पता ही होगा। देखिए, अब इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स डज द डायलाइजर होल्ड। डायलाइजर जो है मींस कि आर्टिफिशियल किडनी कितने कंपार्टमेंट रखती है या कितने कंपार्टमेंट होते हैं? तो सिंपल इसका आंसर है 2, फ्लूइड कंपार्टमेंट और ब्लड कंपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ इंजेक्शन इरिथ्रोपोइटिन फॉर हीमोडायलिसिस पेशेंट। देखिए, जो इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन जब डायलिसिस ख़त्म होने वाली होती है, दैट टाइम जो हम इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन देते हैं उसका सही तरीका, मतलब एडमिनिस्ट्रेट करने का करेक्ट वे क्या है? तो इसका जो करेक्ट वे है, ना ही तो इंट्रावीनस जाएगा या सबक्यूटेनियस जाएगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका जो मेन करेक्ट वे है वो है कि गिव सप्लीमेंटल आयरन इफ फर्टिन। फर्टिन क्या है? एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करती है? आयरन को रखती है, मतलब आयरन कंटेन करती है, आयरन रखती है। तो अगर आप जब भी ये इंजेक्शन दे रहे हैं तो उस पेशेंट का आयरन ज़रूर चेक करवाएं। अगर उस पेशेंट को आयरन कम है तो आप इस इरिथ्रोपोइटिन के साथ में क्या करेंगे, ये सप्लीमेंटल आयरन मतलब आयरन के इंजेक्शन भी दें उसको। यही इसका करेक्ट वे है इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक से हैं।
देखिए इसमें सिर्फ डिफरेंसेस कहाँ हैं। विच एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज यूज फॉर क्लीनिंग ऑन लिविंग टिश्यू स्किन टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन एंड सेप्सिस। कौन सा माइक्रोबियल सब्सटेंसेस ऐसा है जिसको कि हम लिविंग टिश्यू पे या स्किन पे, जैसे कि अभी किसी भी इंसान को या किसी भी जानवर को चोट लग जाती है तो वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, सेप्सिस ना फैले, तो ऐसे सब्सटेंस को यूज़ करते हैं उसकी लिविंग टिश्यू पे या उसकी स्किन पे कि इन्फेक्शन और सेप्सिस ना हो। तो वो सब्सटेंसेस कौन सा है? एंटीसेप्टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज यूज टू क्लीन मेटीरियलिस्टिक सरफेस लाइक फ्लोर्स, रूफ, मशीन, मेडिकल एपरेटस एंड अदर्स। देखिए ऐसा कौन सा, अब इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स कि जो ब्रीद नहीं करते ऐसी चीज़ों को साफ करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज है? सिंपली डिसइंफेक्टेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज द फिल्ट्रेशन प्रेशर ऑफ ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी का जो फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है, ठीक है, जो छनाई करने का जो दबाव होता है वो कितना होता है? 35 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। वेयर इज यूरिया मेड इन द बॉडी। यूरिया कहाँ बनता है? यूरिया कहाँ बनता है बॉडी में? तो आई थिंक कि सभी को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि यूरिया कहाँ बनता है। ये बनता है आपका कहाँ पे? लिवर में। और ये लिवर में कौन सी साइकिल के अंडर में बनता है अगर आपको पता हो तो? एक साइकिल आपने पढ़ी हो, ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल में ये यूरिया बनता है लिवर में। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन इज फॉर्म्स यूरिन। मतलब कौन सा पार्ट यूरिन का कौन सा बॉडी का पार्ट यूरिन फॉर्म करता है? तो वो कौन सा करता है? किडनी। अब किडनी का भी कौन सा पार्ट यूरिन फॉर्म करता है ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा प्लीज़। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ नोन एज क्राउन ऑफ किडनी। किडनी का क्राउन किसे कहते हैं? किडनी का ताज किसे कहते हैं? अगर आपने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो किडनी के ऊपर, हर किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? किडनी का ताज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच यूरिन आउटपुट ए डे फॉर नॉर्मल एडल्ट पर्सन। एक एडल्ट पर्सन पूरे दिन में कितना यूरिन आउटपुट देगा? तो वो कितना होता है इसका आउटपुट नॉर्मल एडल्ट पर्सन का? 2 लीटर। कहीं कहीं पे ऐसे भी दिया जाता है कि एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन का जो यूरिन आउटपुट है 800 टू 2 लीटर। तो ये भी राइट है, 800 से 2 लीटर तक यूरिन आउटपुट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेट करता है, मतलब प्रॉपर पानी पीता है, सब कुछ सही रखता है, तो उसको 2 लीटर आउटपुट तो होता ही होता है यूरिन आउटपुट। ठीक है, तो 800 टू 2 लीटर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डायूरेसिस। डायूरेसिस क्या है? डायूरेसिस है इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन। अगर वॉल्यूम जो यूरिन का जो वॉल्यूम बढ़ जाए, ठीक है, यूरिन का अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायूरेसिस। अब एक क्वेश्चन आता है, एक केमिकल दैट किल्स मोस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बट डज नॉट किल्स स्पोर्स। एक केमिकल है जो कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वगैरह इन सबको तो मारेगा, लेकिन स्पोर्स क्या होते हैं? अगर आपने बॉटनी वगैरह पढ़ी हो तो उसमें थैलोफाइट्स होता है, ठीक है, उनमें स्पोर्स बनते हैं। स्पोर वो होते हैं, एक सिंगल सेल होती है, जैसे कि फीमेल की हो गई या मेल की हो गई, वो दोनों जब तक रिप्रोडक्शन नहीं करते तब तक वो सिंगल स्पोर्स कहलाते हैं। ठीक है, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, खाली ऐसे ही घूमते हैं, या तो वो मेल का स्पोर होगा या फीमेल का स्पोर होगा। तो ऐसा कौन सा केमिकल है जो कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को तो मारेगा, बैक्टीरिया वगैरह को, लेकिन स्पोर्स को नहीं मारेगा? तो वो कौन सा केमिकल है? डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिसइंफेक्टेंट एजेंट इज यूज्ड फॉर मल्टीपर्पज क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्ट एट हेल्थ केयर। मतलब
ऐसा कौन सा डिसइंफेक्ट एजेंट है जो कि मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, और हेल्थ, ये डिसइंफेक्ट कहाँ पर यूज़ हो रहा है, हेल्थ केयर में भी यूज़ होता है, फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, ऑफिस प्लेसेस पे भी यूज़ होता है, लेकिन ये कहाँ यूज़ होता है, हेल्थ केयर में और फूड प्लेसेस पे या फिर ऑफिस प्लेसेस पे, केवल और केवल इंडिया में, बाहर नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ इस पे मैंने आइडेंटिफाई किया है कि इन इंडिया। तो ये कौन सा है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्योंकि मोस्टली बाहर जो होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, और वो भी कितने परसेंट पे, 7.5% पे। ठीक है, तो आप अपने इंडिया के लिए कौन सा है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब सबसे मेन बात आती है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता कैसे। देखिए, सरफेस क्लीनिंग के लिए मोस्ट प्रोबेबली जो लोग बनाते हैं वो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन मेन बात आती है कि 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा कैसे, ये मैं बताती हूँ। देखिए, जैसे कि अब आपको जनरली जो हॉस्पिटल वगैरह होता है वहाँ पे 5% और 10% हाइपोक्लोराइड आता है। ठीक है, अब 5% का कैसे बनेगा। अगर आपके यहाँ पे 5% हाइपोक्लोराइड आ रहा है तो सिंपली एक कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना रख लीजिए कि अगर 5% आ रहा है और आपको 1% बनाना है। ठीक है, ये सिर्फ 1% के लिए। अगर 2% के लिए बनाना होगा तो भी बताऊंगी। देखिए, अगर 1% के लिए बनाना है तो आपको ऊपर कितना लिखना है, 1000, और नीचे 5% का है तो 5 × 100। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 1% है। ठीक है, तो इसका भी 100 रहेगा, लेकिन सबसे पहले इसको इससे काटते हैं और इसको क्या कर देंगे, 2 आ जाएगा। अब 2 का 1% है तो ये कितना आएगा हमारा, 200 ml। ठीक है, तो 5% वाले का अगर हमें 1% बनाना है तो क्या करेंगे, 200 ml सोडियम हाइपोक्लोराइड लेंगे। ठीक है, और 800 ml क्या लेंगे, 800 ml वाटर, एंड 200 ml क्या लेंगे हम, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये क्या बन जाएगा, 1% के लिए बन जाएगा। अब यहीं पे अगर हमें कितने का बनाना है, आपको बनाना है 10% के लिए, तो सिंपल फॉर्मूला कि यहाँ पे क्या लेंगे, 1000, नीचे 10% का है ना, तो 10 × 100, और ये 1% के लिए ही बना रही हूँ मैं अभी। तो क्या करेंगे, ये तीनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, 1% है ना ये, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 100। तो 10% के लिए कितना, 900 ml वाटर प्लस 100 ml क्या, हाइपोक्लोराइड, कितना बन गया, 1 लीटर, और ये कितना हो गया, 1% हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर 2 बनाता तो यहाँ पे आप 2 लिख देते, 3% बनवाता तो यहाँ पे आप 3 लिख देते। ठीक है, ऐसे बहुत इजी सा फॉर्मूला है, अगर आप कर पाए तो। फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट यूज सिंड्रोम इज ए कॉज ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन। देखिए, फर्स्ट यूज सिंड्रोम किसका कॉज है, फर्स्ट यूज सिंड्रोम में देर ना करते हुए सिंपली है एनाफाइलाइटिक रिएक्शन ऑफ डायलाइजर। अब एनाफाइलाइटिक रिएक्शन कौन से होते हैं, कोई किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाए। ठीक है, लाइक जैसे कि डायलाइजर प्रॉपर वॉश नहीं है, या ट्यूबिंग वगैरह में कहीं पे भी इथाइलिन ऑक्साइड है, या फिर डायलाइजर प्रॉपर ये नहीं हुआ, क्लीन नहीं हुआ, या उसमें कोई केमिकल भरा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों से अगर एलर्जी होके पेशेंट रिएक्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन। ठीक है, मोस्टली ये किससे होते हैं, डायलाइजर के एनाफाइलेटिक रिएक्शन की वजह से। मतलब डायलाइजर में अगर कोई भी केमिकल रह जाता है या प्रॉपर मतलब क्लीनिंग वगैरह नहीं होती है, तो दैट सिचुएशन में ये फर्स्ट यूज सिंड्रोम होता है। और इसमें क्या होता है, चेस्ट बर्न होता है, नोजिया, और आपको वोमिटिंग वगैरह की भी, और ऐसा लगेगा कि पेट में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लाइक दैट। और कभी कभी ये बहुत सीरियस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट यूज सिंड्रोम है, ये मेन कॉज है कौन से कॉम्प्लिकेशन का, खाली आप डायलाइजर रिएक्शन का भी लिख सकते हैं, और एनाफाइलेटिक रिएक्शन ऑफ डायलाइजर भी इसका आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस कैन आल्सो बी यूज्ड इन सिचुएशन ऑफ। देखिए, एक तो वो होता है कि भाई किसी की किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस हो रही है, इसके अलावा किन पर्सनों में डायलिसिस हो सकती है, इसके अलावा जो डायलिसिस होगी वो कहाँ होगी, एक्यूट पॉइजनिंग, मतलब किसी को सांप ने काट लिया या किसी वजह से उसने मतलब कुछ भी पॉइजन वगैरह खा लिया, तो दैट सिचुएशन में भी डायलिसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द हार्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम ऑफ हीमोडायलिसिस।
ठीक है। हीमोडायलिसिस का जो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है उसका हार्ट किसे बोला जाता है, तो उसका हार्ट बोला जाता है आरओ मेम्ब्रेन, रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन को, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू यूज़ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बाई एडिशन ऑफ। देखिए वैसे जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर की वो किससे रिमूव की जाती है, सोडियम बाइकार्बोनेट से। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर परमानेंट हार्डनेस हो गई और नहीं जा रहा है तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सोडा ऐश को, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट ऑफ टर्बिडिटी इन हीमोडायलिसिस वाटर। मतलब क्या मैक्सिमम टर्बिडिटी, मतलब जो गंदगी होती है उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है हीमोडायलिसिस वाटर में। देखिए उसकी मैक्सिमम लिमिट है 0.2 NTU, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिलो 0.2 NTU होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम ऑफ हीमोडायलिसिस यूज टू किल बैक्टीरिया। मतलब हीमोडायलिसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का कौन सा पार्ट बैक्टीरिया को किल करता है, तो वो पार्ट है यूवी लैम्प, जहाँ पे कहीं कहीं पे यूवी रेडिएशन भी लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी स्टैंड फॉर। बीओडी स्टैंड करता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आपसे मेरा ये कहना है कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।